Hello children. We will continue our chapter 5 that is judiciary. आपको आज मैंने मॉर्निंग में 2 वीडियो सेंड करी थी जो कि 2 टॉपिक की थी आपकी। एक तो जुडिशरी होती क्या है एंड दी अनदर वन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी का क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक थे आज, इसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंस से बना है। इंडिपेंडेंस आपको सभी को पता क्या होता है, आज़ादी होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो जुडिशरी है, हमारे जो पूरा एक जुडिशल सिस्टम है उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों है, उसे इंडिपेंडेंट रखा जाना क्यों ज़रूरी है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. आपको इमेजिनेशन कहा है कि आप एक चीज़ इमेजिन करिए कि कोई पॉलिटिशियन है और आपकी कोई ज़मीन है उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, आपसे छीन लिया है बिना उसकी। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज। और अगर ऐसा हो कि एक पॉलिटिशियन है उसके पास ही पावर हो, किसी को जज बना सकता है या जब चाहे वो किसी को हटा सकता है। तो वैन यू टेक दिस केस टू योर कोर्ट, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर अगर आप अपना केस कोर्ट में ले जाते हो, द जज इज़ क्लियरली पार्शल टू द पॉलिटिशियन। तो क्या होगा कि जज जो है, सीधी सी बात है, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी कि पॉलिटिशियन ही जजेस को हायर करने लग जाएंगे, तो जज है वो क्या रहेगा, सीधी सी बात है, वो उससे पॉलिटिशियन से क्या रहेगा, दब के रहेगा कि उसको ये डर रहेगा कि अगर मैंने पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ भी बोला तो वो मुझे निकाल देगा। तो जो भी है जजमेंट है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि जो जज है वो क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि वो किसी भी तरह का भेदभाव ना करे, सबको एक समान रखे। और पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव करना। हम कहते हैं ना कि पार्शलिटी करते हैं, पार्शलिटी मीन्स भेदभाव करते हैं। तो अगर इस तरह का अगर हमारा सिस्टम होगा कि पॉलिटिशियन के पास पावर होगी तो सरासर जो भी फैसला होगा वो क्या होगा, गलत होगा, वो जो है हमारे फेवर में कभी नहीं आएगा। तो एक सिचुएशन आपको समझाने के लिए कहा है कि इसी वजह से कहते हैं कि जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए वो आगे पढ़ते हैं। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. अब हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कानून बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब उन चीज़ों जो संविधान में जो भी लिखा गया उसको बचाने का काम किसका है, हमारी जुडिशरी का है। और वो तभी बचाए जा सकती है जब उसे क्या मिले, आज़ादी मिले। और वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस कैसे मिल सकती है जुडिशरी को, बाय दी, या वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो इनकी पावर्स हैं उनको क्या रखा जाए, बिल्कुल अलग। पॉलिटिशियन कोई अलग रोल हो और जुडिशरी का अलग, उनका आपस में किसी भी तरह का लिंक ना रहे। दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज़ अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर मतलब जो हमारा संविधान बना उसका सबसे बड़ा फीचर यही है कि जो हमारी जुडिशरी है सबकी क्या है, पावर्स अलग अलग है, सबका रोल अलग अलग है। What is this mean here that other branches of government, the legislature and the executive cannot differ in the work of the, मतलब जो जुडिशरी का काम होता है उसके अंदर ना तो एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर का कोई रोल होता है, वो किसी भी तरह के इंटरफेयर नहीं कर सकते। देखिए, लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानसभा, आपने आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, उसका काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका काम होता है कानून को लागू करने का। और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है वो ये देखता है कि जो कानून बनाया गया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जिस है वो उसके अगेंस्ट हो। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, अगर इस तरह का कोई केस अगर जुडिशरी को लगता है तो उस केस में जो है वो क्या कर सकती है, उस कानून को हटा सकती है, इतनी पावर होती है। तो मतलब कहने का है कि तीनों की पावर्स अलग अलग रखा जाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि जो भी फैसला ले जज वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, पार्शियलिटी बिल्कुल भी ना हो उसके अंदर। ठीक है,
For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with the very little interference of these other branches of government। अब इसमें एक आया कि काम तो सबका अलग हो गया है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के जजेस के, सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें जो अदर गवर्नमेंट है उनका रोल क्या हो, बिल्कुल ही इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। अब हमारे यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि एक बार हमने किसी को जज बना दिया तो उसको बना अपॉइंट होने में भी वैसे डिफ़िकल्ट होता है और वैसे उसको निकाला भी नहीं जा सकता। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और उसको निकाल दिया, इस तरीके से जजेस को कभी भी नहीं निकाला जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत बार पूछा भी जाता है और लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी था टिक द करेक्ट ऑप्शन में, कि जो सुप्रीम कोर्ट के में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जजेस कितने होते हैं, तो वो 34 होते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैंने जैसे मैंने नोट करा है ऐसे आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब आप देखते भी हो टीवी में, आप टीवी सीरियल्स देखते हो, उसमें कितना कोर्ट का क्या था। या अभी आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चला, उसमें आप टीवी चलाइए और न्यूज़ ही नहीं होती और कोई यही न्यूज़ होती है, उसी का केस दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive, ठीक है। अब जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो ये जुडिशरी जो है चेक करती है कि जो पावर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिली वो उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इट ऑल्सो प्लेस अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब जो हमें फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनको बचाए रखना, ठीक है, वो भी काम किसका होता है, जुडिशरी का। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो एज अ गार्जियन काम करता है, ठीक है। उसका काम अपने इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था कि जुडिशरी का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो ये भी देखते हैं कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो बिल्कुल है, वो उनका कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, और जो इन्हें पावर मिली है उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये सारा कंट्रोल करना, सब देख करना, एकदम वॉच करने का काम किस है, जुडिशरी का है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, कि हमारी इंडिया में कितने तरह के कोर्ट है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो आप देखिए, आप एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो ये ट्राइंगल बनाने के पीछे का पर्पस है, इसीलिए इसे ट्राइंगल बनाया गया है, ऐसे ही नहीं। देखिए, तो सबसे नीचे लेवल है, आप ये देख, इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉप लेवल है, ये मिडल, ये बॉटम। तो जो सबसे नीचे है, बॉटम लेवल है, वहाँ पर सबसे कौन सी आती है हमारी कोर्ट, वो आती है लोअर कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट के बाद हमारी आती है देन हाई कोर्ट आती है, और सबसे टॉप पर आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो लोअर कोर्ट है उसका तो देखिए एरिया कितना ज़्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लोअर कोर्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल के ऊपर होते हैं, इसलिए ज़्यादा होते हैं। फिर हाई कोर्ट थोड़ा इससे कम होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट के अंदर होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो इन पूरी कंट्री का एक ही होता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पर है, इट इज़ इन दिल्ली, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इनके तीनों के बारे में क्या है। There are three different levels of court in our country. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. Apex level होता है सबसे top level, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। The courts that most people interact with are what called subordinate district court. These are usually at the district tehsil level or towns, and there are many kinds of cases. ये आपको मैंने बात करी थी, जो लोअर कोर्ट है उसकी बात हो रही है, कैसे हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, सबॉर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है, कोर्ट। और सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं इसी कोर्ट में होते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। और जो लोअर कोर्ट होता है उसके जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, हर स्टेट की हाई कोर्ट
की अपनी हाई कोर्ट है, ठीक है। एज द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज़ प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा चीफ जस्टिस है, तो आज आप नेट के ऊपर सर्च करके आप बताओगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, ठीक है। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए, क्योंकि सबसे टॉप लेवल की कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, और जो इसका जो फैसला होता है वो दोनों के ऊपर लागू होता है, ठीक है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसे ना तो हायर कोर्ट ना ही लोअर कोर्ट चेंज कर सकता है, क्योंकि वो सबसे टॉप की है। लोअर कोर्ट में अगर कोई केस है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो केस आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है देन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही सबको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है, ये हाई कोर्ट दिखा रखा है मद्रास का। तो ये मद्रास का जो हाई कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसीज सिटीज़ ऑफ कैलकाटा बॉम्बे। जब सबसे पहले हाई कोर्ट बनाया गया था तो 3 प्रेसिडेंसीज में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे यही थीम थी, कॉल कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। 1862 में द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो दिल्ली के अंदर जो हाई कोर्ट लाया गया था कब आया था, तो वो 1966 में। और करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू योर बुक, इस बुक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो अभी रिसेंटली हमारे जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं, 24 हैं। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, बहुत सभी स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन देर आर सम स्टेट्स जिनकी कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो जो पंजाब और हरियाणा की सेम हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। वो हाई कोर्ट पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। एंड फोर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर हम ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, इनकी एक ही हाई कोर्ट है जो कि है गुवाहाटी के अंदर। अब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद। देखिए, इसमें अपडेट नहीं दे रखा है। अब जो 24 इसमें हाई कोर्ट लिखा है, तो करंट जो है हाई कोर्ट वो 24 नहीं है, वो है 25। क्यों? क्योंकि जो ये 1 जनवरी 2019 के अंदर जो ये हाई कोर्ट था तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का, इनका कॉमन था हैदराबाद के अंदर, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश का जो है वो अलग है, वो अमरावती के अंदर है, और तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो है हैदराबाद में। इसलिए 24 की जगह अब हो गए हैं 25। बाकी आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना कि करंट कितने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया के अंदर, कितने चीफ जस्टिस कौन है हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसके बारे में सर्च करना, कुछ सर्च करके मैं भी बता सकती थी, लेकिन कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तभी पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो सुनी है। तो आपको समझाने के लिए कि कैसे ये आपस में तीनों इंटीग्रेटेड, एक वर्ड यूज़ करा, मतलब जो तीनों हैं ये आपस में कैसे काम करते हैं। तो एक केस यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इस स्टोरी को पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इस स्टोरी को पढ़ लेना। मैं आपको बस वैसे बता देती हूँ कि क्या है स्टोरी के बारे में। ये लक्ष्मण कुमार हैं, 1980 की बात बता रहे हैं। लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families। 20 ईयर मतलब सुधा के साथ उसकी शादी होती है, वो दिल्ली के फ्लैट में रहते थे, दिल्ली में फ्लैट में, और साथ में कौन थे, उसके भाई और बाकी परिवार के लोग थे। ऑन 2 दिसंबर, आप देखिए ये 1980 की बात हो रही है। ऑन 2 दिसंबर सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। आई थिंक कुछ मिस्टेक लगती है मुझे इसमें। इसमें ये बताया है, ठीक है। देखिए, हाँ, ये फ़ेब में इसकी शादी होती है और दिसंबर, सही है बिल्कुल। दिसंबर में क्या होता है कि जो सुधा है वो मर जाती है। हर फैमिली, जो सुधा की फैमिली वाले, वो केस फाइल करते हैं, ठीक है। उस केस की सुनवाई होती है ट्रायल कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। जो सबसे पहले केस होता है वो लोअर कोर्ट में जाता है, देन उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, तो सबसे पहले केस को लोअर कोर्ट में ले जाया जाता है, जो हमारे पास पड़ता है वो, ठीक है।
तो इसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर केस जो है उसके फैमिली, सुधा के फैमिली वाले जो है केस फाइल करते हैं, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि सुधा जो है अपने आप जो है जल के मरी है, गलती से, मतलब उसके खुद ही उसने आग लग गई उसके और वो मर गई। लेकिन जो उसके फैमिली वाले होते हैं सुधा के, वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो वही उन्हें पता होता है कि उसे मारा गया है, वो खुद से नहीं मरी है। और रीज़न क्या बताया जाता है कि दहेज के लिए मारा गया है, क्योंकि वो दहेज नहीं लेकर आई थी शादी में और उनकी दहेज की मांग थी, जिस वजह से उसे मार दिया गया। ठीक है, तो फैसला जो है ट्रायल कोर्ट जो होती है, जब लोअर कोर्ट में जब ये फैसला लिया जाता है कि वो तीनों को दोषी माना जाता है, उसके हस्बैंड को, लक्ष्मण को, उसकी माँ को और उसके भाई को, कि इन तीनों ने जो है आपस में प्लानिंग करके उसके मारा है। ठीक है, लेकिन तीनों जब ये फैसला जब ट्रायल कोर्ट सुनाती है तो इससे सेटिस्फाई नहीं होते, ये क्या करते हैं अपने केस को हाई कोर्ट ले जाते हैं और हाई कोर्ट में इस तरह के सबूत पेश करे जाते हैं जिससे हाई कोर्ट ये फैसला लेता है कि सच में ही ये तीनों बेगुनाह हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही मरी हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन लिया जाता है उससे सुधा के पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते, वो क्या करते हैं अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो केस फाइल करते हैं, लिटिगेशन लगाते हैं, PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है कि इस केस की सुनवाई होती है और जितने भी सबूत होते हैं सब देखकर ये डिसीजन लिया जाता है कि सुधा खुद से नहीं मरी है, उसे मारा गया है। और उसे मारा किसने है? उसके हस्बैंड ने और उसकी माँ ने, सासू माँ ने। ठीक है, उसमें उसके ब्रदर का कोई रोल नहीं है उसके खिलाफ, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलते उसके भाई के खिलाफ, और वो क्या कहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है और उन दोनों को जेल हो जाती है। ठीक है, तो आप ये देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट कोई नहीं होती, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ले लेती है वही सबको मानना पड़ता है, सभी कोर्ट को भी और जो हम सिटीज़न हैं उन्हें भी। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गई थी कि वहाँ पे क्या होता है कि जब सुनवाई करी जाती है तो वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। आपने देखा होगा जैसे सुशांत के केस में हो रहा है, पूछा जाता है कि आपने देखा हो कि उसे मारा गया है, तो लोगों ने ऐसे कहा, तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने सुना था, सुधा की आवाज़ आ रही थी और उसे जला के मारा गया है, इस वजह से जो है वो उन्हें दोषी माना जाता है। ठीक है, तो आपको समझाने का यही पर्पज़ था कि कैसे केस जो है एक लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे ही सब के साथ चलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, आपको एक जस्ट समझाने के लिए बताया है। ठीक है, और आप बाकी स्टोरी अपना खुद पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब है आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, आप इसे रीड करना यहाँ तक जहाँ तक मैंने करवा दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।